औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने आज अपने निजी आवास सिंह कोठी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पत्रकारों के बीच कई अहम जानकारियां देते हुए बताया कि जिले में महागठबंधन के नेताओं द्वारा ठगी का शिकार आमजनों से किया जा रहा है। और आगे इन्होंने क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। NP24 के लिए प्रमोद कुमार सिंह की रिपोर्ट। दो मुद्दों पर बुलाया गया है। पहला मुद्दा है जिले में एक दल विशेष के द्वारा जनता को, खासकर महिलाओं को ठगने का प्रयास किया जा रहा है, जिस में और आपको बताऊंगा। और दूसरा मुद्दा ये है कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातनी संस्कृति में जिसका ओहदा सबसे ऊंचा है, माँ के बाद ही कोई है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माँ को राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, इनकी उपस्थिति में मंच से गाली दिया गया। इन लोगों ने उसका कोई विरोध नहीं किया, प्रतिकार नहीं किया। हाँ, ये अलग बात है कि कानूनी कार्रवाई हुई, वो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, लेकिन इन लोगों की तरफ से ना तो क्षमा याचना, ना तो उस आदमी का विरोध, उसके ऊपर कोई कार्रवाई ये नहीं किया गया, जो बहुत ही लोकतंत्र के इतिहास में दुखद है। बाकी इस पर विस्तार में मैं बोलूँगा, और उसके बाद आप लोगों के कोई प्रश्न होंगे तो उस पर भी मैं। आज से कुछ दिन पहले औरंगाबाद शहर में किसी लड़के के द्वारा शहर के ही एक मोहल्ले में जाकर ये कहा जा रहा था कि आप लोगों को, महिलाओं को कितने रुपए प्रति माह मिलेंगे। उसमें दो बातें थी, एक तो ठगी का काम किया जा रहा था और दूसरा महिलाओं का अपमान भी किया जा रहा था। क्योंकि बोलने वाला वीडियो है, अभी सामने है, बोलने वाला ये कह रहा है कि महिला चाहे काली हो, कलूटी हो, लंगड़ी हो, लूली हो, तो इस तरह से महिला का अपमान है। और दूसरा, महिलाओं को ठगने का एक प्रयास है। सबसे आपत्तिजनक बात यह है कि जो पोस्टर उस लड़के के हाथ में था, उसमें कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और बाकी प्रदेश अध्यक्ष, स्थानीय नेताओं का भी था। जब इस बात की जानकारी हम लोगों को हुई तो हम लोगों के एक कार्यकर्ता की शिकायत पर, उनका नाम मृत्युंजय कुमार सिंह है, औरंगाबाद नगर थाना में एक प्राथमिकी हुई। जब प्राथमिकी हुई तो ये बात चर्चा में आई, और आप लोगों में से ही, मीडिया के मित्रों ने ही, जिनका नाम आया उस प्राथमिकी में, स्थानीय लोगों से प्रश्न भी पूछे गए। जब सवाल पूछा गया तो ये कहा गया कि सस्ती लोकप्रियता के लिए ये प्राथमिकी कराया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सस्ती लोकप्रियता में ये प्राथमिकी कराया गया है, ऐसा कहने वालों को मेरा सुझाव है, या मेरा ऐसा कहने वालों से प्रश्न है कि यदि किसी के विषय में, मेरे विषय में ही चाहे या किसी के विषय में, कोई दुष्प्रचार किया जाता है जिससे हम अनभिज्ञ नहीं हैं, जिससे हम अनजान हैं, हमारा उसमें कोई दोष नहीं है या कोई रोल नहीं है या कोई भूमिका नहीं है, तो सर्वप्रथम मेरा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी बदनामी से बचने के लिए उस बात का विरोध करें। अगर मेरे नाम पर कोई ठगी करता है या कहता है कि हाँ, उनके द्वारा महिला को, युवा को या किसी को इतने रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, जिसकी जानकारी मुझे ना हो, तो सबसे पहले मैं इसकी शिकायत
प्रशासन से, पुलिस में और बाकी जगह करूंगा, या मीडिया के माध्यम से जनता को बताना चाहूँगा कि मेरी तरफ से ऐसा कोई झूठा आश्वासन नहीं दिया जा रहा है, मेरे नाम पर ठगी का शिकार ना हो। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो जनता को, महिलाओं को ठगी से बचाने के लिए, उनका सम्मान बचाने के लिए हमारे एक कार्यकर्ता के तरफ से थाने में सूचना दी गई और प्राथमिकी दर्ज हुआ। बात यहीं तक नहीं रुकी, उसके बाद 2 और घटना घट गई जिसमें प्राथमिकी अभी नहीं हुआ है, लेकिन 2 और घटना। एक घटना ढिबरा थाना के बरना गांव की है, बरंडा गांव की है। ठीक इसी तरह से वहाँ भी, जिसका प्रमाण है, कौन वहाँ गया था, उसने क्या कहा, इसका वीडियो भी है। सारा वीडियो मेरे मोबाइल में है, मैं आप लोगों को अभी दे दूंगा। और फिर तीसरी घटना सिमरा थाना के अजनिया गांव की है। ये भरौंधा पंचायत में आता है, कुटुंबा ब्लॉक में अजनिया गांव। यहाँ तो उससे भी बढ़कर महिलाओं से 20-20 रुपये लिए जा रहे थे, लिए गए 20-20 रुपये लिए गए, और उनका आधार कार्ड, पहचान पत्र आदि उनसे लिया गया। ठगी करने वाला कौन है, अब पुलिस प्रशासन का काम है कि इसकी जांच करे, उसको, उसके ऊपर कार्रवाई करे, ताकि लोग ठगी के शिकार ना हों। तीनों घटनाओं का वीडियो मेरे पास है, जो अभी मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो मैंने आज इस बात को आप लोगों के माध्यम से जिले और प्रदेश की जनता तक पहुंचाने का एक प्रयास इसलिए किया है कि जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में लोगों को बहलाया फुसलाया गया, लोगों को ठगा गया, लोगों के बीच भ्रम पैदा किया गया, और इसका कुछ न कुछ लाभ इंडी अलायंस को चुनाव के परिणाम में मिला। हम उसी चीज़ से जनता को बचाने के लिए, ताकि कोई इसका शिकार ना हो जाए, अभी से ही सचेत होते हुए हम लोगों ने इसका विरोध शुरू किया है। और जनता तक इस बात को आप लोगों के माध्यम से पहुंचाना मेरा उद्देश्य है, इसलिए कि कोई ठगी का शिकार न हो। और आप लोगों से भी मेरी प्रार्थना है कि आप इसको, इस बात को, सही बात को जितना ज़्यादा और सरकारी तरीके से, प्रभावशाली तरीके से जनता तक पहुंचाएं, ताकि कोई ठगी का शिकार नहीं हो। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हर पार्टी चुनाव के समय अपना घोषणा पत्र जारी करती है, वो भी एक वादा है जनता से, वो भी एक आश्वासन है, लेकिन वो ओपन है, वो बिल्कुल पारदर्शी है, वो बिल्कुल लीगल है। घोषणा पत्र की प्रति जनता में वितरित होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नेता कहते हैं कि यदि हमारी सरकार बनी तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, जनता के लिए, जनता को ये लाभ देंगे, वो लाभ देंगे। कोई पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, राजद हो, अगर ये लोग अपने घोषणा पत्र में कोई बात कहते हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगा, हम लोगों को भी नहीं होता। क्यों हम FIR कराते? लेकिन इस तरह से एक ठगी चल रहा है, जनता को, महिलाओं को ठगने का प्रयास किया जा रहा है। इसका तो विरोध हम करते हैं और करेंगे, चाहे हम लोगों को मतलब पीछे हटने के लिए, हम लोग का मजाक उड़ाने के लिए कोई भले ये कहे कि सस्ती लोकप्रियता के लिए, ऐसा कहने वाले, अगर हमें, मेरे ऊपर आरोप सस्ती लोकप्रियता का है तो मैं भी किसी के ऊपर ठगी का आरोप आराम से लगा सकता हूँ और लगा रहा हूँ। कि अगर मैं सस्ती लोकप्रियता के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ, प्राथमिकी दर्ज करा रहा हूँ, तो फिर सामने वाले जनता को ठग भी रहे हैं। दूसरी बात ये है कि
इंडिया अलायंस के लोग एक राजनीतिक अभियान चला रहे हैं SIR के। विपक्ष के लोग को सरकार के किसी काम का विरोध करने का अधिकार है, हक है, इसमें कहीं कोई आपत्ति किसी को नहीं हो है। लेकिन ये अलग बात है कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे नहीं रोका और कहा नहीं, ये सही है और ये जारी रहेगा। लेकिन अगर किसी जनहित के मुद्दे को लेकर ये लोग जनता के बीच जाते, जिससे जनता का कुछ भला होने वाला हो, तो अच्छा था। विपक्ष का ये कर्तव्य है, फर्ज है। लेकिन SIR को लेकर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर जो ये लोग जनता के बीच जा रहे हैं, ये अपने आप में एक मजाक है। लेकिन खैर, उनकी समझ है, वो कर रहे हैं, स्वतंत्र हैं करने। लेकिन सबसे बड़ी आपत्तिजनक बात यह है कि जिस प्रकार से राहुल जी, तेजस्वी जी और इंडिया अलायंस के बाकी सारे बड़े नेताओं की उपस्थिति में दरभंगा में मंच से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी को गाली दिया गया, ये लोकतंत्र के इतिहास में एक कलंक है, एक काला अध्याय है। कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र को हमेशा कुचलने का, कमज़ोर करने का काम किया है। संविधान के साथ एक नहीं अनेक बार खिलवाड़ किया है, संविधान को कुचलने का काम किया है। लेकिन अब तो यह पराकाष्ठा हो गई और ये विक्षिप्त मानसिकता को दर्शाता है। ये लोग इतने व्याकुल हैं सत्ता पाने के लिए, विपक्ष में रहना मानसिक तौर पर ये कबूल नहीं कर पा रहे हैं, ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कि इनकी मानसिकता है, इनकी सोच है कि सत्ता में रहने का और प्रधानमंत्री के पद पर रहने का केवल और केवल अधिकार नेहरू खानदान को है। एक गरीब का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा, जिनकी माँ गरीबी के कारण दूसरों के घर में चूल्हा चौका का काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करती थी, ऐसे गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है? ये बात इंडिया अलायंस के लोगों को, कांग्रेस RJD के नेताओं को अभी तक पच नहीं पा रहा है। अभी तक ये लोग मानसिक तौर पर इस बात को स्वीकार नहीं कर सके हैं कि एक गरीब का बेटा तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बन गया। तो प्रधानमंत्री अपने आप थोड़े बन गया, स्वयं थोड़े ही कोई बन जाता है। जनता चुनती है, जनता बनाती है। तो जनता ने उनको ये अधिकार दिया, जनता ने उनको ये कुर्सी दी, जनता ने उनको इस कुर्सी पर बिठाया। जनता को उनके ऊपर विश्वास है, भरोसा है, जनहित का काम हो रहा है, ईमानदारी से सरकार चल रही है, 12वां वर्ष चल रहा है, एक भी घोटाला सामने नहीं आया। जबकि इंडिया अलायंस की जब सरकार थी, उस समय नाम इनका महागठबंधन था, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में 10 साल तक मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे। हर महीने कोई न कोई घोटाला सामने आता था। ये लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसका मतलब साफ संकेत ये है कि ये जनादेश को नहीं मानते, ये जनादेश को धक्का बताते हैं। जनादेश इनके लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए कि इन लोगों ने बराबर जनादेश को कुचला है, देश में इमरजेंसी को थोपा है। जिनका दर्जा हमारे सनातन धर्म में, हमारी हिंदू संस्कृति में सबसे ऊंचा है, गुरु से भी ऊंचा है। प्रथम गुरु माँ होती है। उनके विषय में अपशब्द कहना और सो कॉल्ड लीडर, समझदार लोग, बुद्धिजीवी, उनके सामने उनका प्रतिकार नहीं करना, उनका उस लड़के को का विरोध नहीं करना, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना, ये तो दर्शाता है कि, मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी जी को और तेजस्वी जी को अपने दिमागी स्वास्थ्य की जांच करानी चाहिए।
चाहे तेजस्वी जी की माता जी राबड़ी देवी जी हों, हम उनका पूरा सम्मान और आदर करते हैं। चाहे किसी की माँ हो, कोई बड़े लीडर की नहीं, राहुल गांधी जी की माता जी सोनिया जी हों। हमारी ये संस्कृति हमें सिखाती है कि हम अपने से बड़ों का आदर करें, और माँ का स्थान तो बड़ों से भी बड़ा है, सर्वोच्च है, सबसे बड़ा है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हम भी कह सकते थे कुछ, लेकिन हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति हम लोगों को इस बात की अनुमति नहीं देता। हम लोकतंत्र की जो मर्यादा है, शब्दों का जो चयन है, उसका पूरा ध्यान रखते हैं। सबका सम्मान है, चाहे वो पक्ष का व्यक्ति हो या विपक्ष का हो, सरकार में हो या विरोधी दल के हों, आम कार्यकर्ता हों या बड़े नेता हों, या कोई आम जनता ही क्यों ना हो, सबके लिए हम लोगों के मन में उतना ही सम्मान है। हम मर्यादा का पालन करते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। मेरा तो स्वयं का खुद का एक संकल्प है कि हम सेवा तो करते ही हैं, सम्मान के साथ सेवा देते हैं लोगों को। ऐसा नहीं कि केवल काम कर दिया उनका। जो मेरे पास काम के लिए आते हैं, अपनी परेशानियों को लेकर आते हैं, पूरे सम्मान के साथ, पूरे इज्जत के साथ उनका जब काम किया जाए, तब उनको संतुष्टि होगी, तब उनको संतोष मिलेगा। अन्यथा भारतीय संस्कृति में ये है कि किसी का काम कर दिया और उनको इज्जत नहीं दिया, उनको सम्मान नहीं दिया, तो उस सहायता का, उस काम का, उस मदद का कोई महत्व नहीं है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि होने के लायक काम नहीं है, आप नहीं कर सके, आपने प्रयास किया, नहीं हो सका, लेकिन अगर उनको सम्मान दिया, प्रेम से उनसे बात की, तो वो आदमी आपके पास से संतुष्ट होकर जाता है और ये कहता है कि हमारे काम के लिए, हमारी समस्या के समाधान के लिए उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन नहीं हो सका। तो सम्मान का ये महत्व है, और सर्वोच्च सम्मान जिनको होना चाहिए, यानी माँ को, उन्हीं के विषय में इस तरह से बड़े नेताओं की उपस्थिति में कहा जाए। अब उनके पास कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं है। इंडी अलायंस के बड़े लोगों के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, कोई बहाना नहीं है, कोई क्षमा याचना इन लोगों के पास नहीं है कि हमारा एक कार्यकर्ता इस तरह से कर दिया, इसके लिए हम लोग जिम्मेवार नहीं हैं। जब आपकी उपस्थिति में उसने ऐसा कहा, आप लोगों ने सुना, आपके सामने था, और आप लोगों ने कुछ नहीं किया, तो अब वो लाख बहाना कर ले, लाख माफ़ी मांग ले बिहार की जनता से या देश की जनता से। और ये बात केवल देश तक ही नहीं रही है, क्योंकि हमारे मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय नेता, दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, और उनके विषय में ये बात जब हुई तो पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई। तो ऐसे लोगों ने भारतीय संस्कृति को दुनिया के सामने तार तार किया है। दुनिया भारत की संस्कृति का लोहा मानती है, भारत इसी के लिए जाना ही जाता है। यहाँ गौ माता को भी माता का दर्जा है। हम अपने देश को, दुनिया में एकमात्र देश भारत है जहाँ भारत माता की जय होता है, यानी हम धरती को अपनी माता समझते हैं, गंगा नदी को हम अपनी माता समझते हैं। तो जहाँ नदी, जल, गौ, माँ, धरती, देश, इसको जहाँ माता का दर्जा है, वहाँ, और यही हिंदुस्तान की विशेषता है, इसी बात की पहचान हिंदुस्तान की है दुनिया में। तो पूरी दुनिया में इन लोगों ने भारत को शर्मसार किया, भारत को लज्जित किया। ये अक्षम्य है। प्रश्न का जवाब मैं प्रश्न के रूप में ही आपको दूं तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आप एक नौजवान हैं और मैं समझता हूं कि आप पूरी तरह से स्वस्थ भी हैं मेडिकली। आपसे या आप जैसे किसी भी मेडिकली फिट व्यक्ति से, नौजवान से,
यदि पूछा जाए कि आप कब मरेंगे तो इसका उत्तर आप क्या देंगे, और इस सवाल को सुनकर आपको कैसा लगेगा बताइए। किसी भी यूट्यूबर का या किसी ये पोर्टल चलाने वाले भाई के टीआरपी बढ़ाने का ठेका मेरे पास नहीं है, और ना उनका टीआरपी बढ़ाने के लिए वो मुझको कुछ पे करते हैं। आप अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी के ऊपर कुछ भी बोल दें, कोई सवाल करे तो जवाब देना मेरा फर्ज है। मैंने जवाब दिया, अब उस जवाब को जैसे अभी भी जवाब दे रहा हूँ और बहुत इत्मीनान से दे रहा हूँ, इसमें कोई गुस्सा नहीं है। लेकिन अगर आप इसी जवाब को लिख दें कि पुनः भड़के, तो मैं क्या करूं? सवाल सवाल के जैसा हो, सवाल किसी को इरिटेट करने के लिए हो, तो हम लोग तो इतने सीजन्ड हैं कि इरिटेट नहीं होते, और जब नहीं भी होते तब भी ये कह दिया जाता है कि भड़के। तो मैंने केवल ये कहा था कि मैं संन्यास क्यों लूं, मैं आज पद पर नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन आज भी मैं जनता की सेवा में लगा हुआ हूँ, जनता का काम करता हूँ, उनकी समस्याओं को सुनता हूँ, उनका समाधान करता हूँ। फिर ये बात कहाँ से आई? फिर ये सवाल ही अटपटा है कि आप संन्यास कब ले रहे हैं। ये सवाल तो ठीक उसी तरह से है जैसे किसी जवान और स्वस्थ व्यक्ति से पूछा जाए कि आप कब मरेंगे। हमने दे दिया, मैंने सोचा कि फोड़ने का, लेकिन अभी तक पहुँचने में लाख का बना हुआ। आपने कभी प्रयास भी किया, लेकिन अभी तक मामला लटका हुआ। हमें एचआई के अधिकारी कहते हैं कि सासाराम से पटना तक फोल्डिंग बन गया, कहते हैं अभी फोल्डिंग नहीं बनेगा, क्योंकि सभी गाड़ियों का हाथ उस पर दिखा दिया गया है। सासाराम से पटना फोल्डिंग, फोल्डिंग होगा भैया कि नहीं होगा? फोल्डिंग देखिए, आज के दिन में हम अथॉरिटी नहीं है कि हम बहुत विश्वास के साथ कोई बात कह सकें। अभी मेरे पास लोकसभा में जाने का और लोकसभा में बोलने का अधिकार आप लोगों ने नहीं दिया, आप लोगों ने छीन लिया। आप केवल पत्रकार ही नहीं, आप यहाँ के एक मतदाता भी हैं, और आप में से सारे लोग यहाँ के मतदाता हैं। इस बात के लिए आप लोग सारे लोग जिम्मेवार हैं। लेकिन मैच खेलना और बाउंड्री के बाहर रह के मैच देखना, दोनों में अंतर होता है। आज मैं मैच खेल नहीं रहा हूँ, मैं प्लेयर नहीं हूँ, मैं तो दर्शक हूँ। लेकिन जिस तरह से दर्शक चीयरअप करते हैं, उसी तरह से मैं भी अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूँ। मैंने गडकरी जी से मिलकर कई बार कहा, और उन्होंने जो जनता में गया में बोला था अपने संबोधन के क्रम में, उसको भी उनको सुनाया। उन सुनने के बाद उन्होंने नकारात्मक जवाब नहीं दिया कि हाँ कह दिया था, हमारे कहने का कोई महत्व नहीं है, या अब ये नहीं होगा, ऐसा नहीं उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि करूँगा, और इसको चरणबद्ध तरीके से करूँगा, फेज वाइज करूँगा। हाँ, अधिकारियों की सोच पर मुझे आपत्ति ज़रूर है, और अधिकारियों ने ही ये खेल खेला, चाहे सरकार को बदनाम करने के लिए हमारे गडकरी जी के द्वारा कही गई बात को झूठा साबित करने के लिए, चाहे कारण जो। लेकिन अधिकारियों की राय से मैं जरा भी सहमत नहीं हूँ, और मैंने पहले भी विरोध किया है कि अगर ये कहना कि सासाराम और पटना बन रहा है, तो अब पटना, अरवल, औरंगाबाद, हरिहरगंज, पड़वा मोड़ सड़क की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल गलत है।
आज की तिथि में इस सड़क पर 18,000 से ज़्यादा वाहनों का आना जाना है, जबकि मंत्रालय के द्वारा जो शर्त है किसी सड़क के 4 लेनिंग का, उसमें 10,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ जहाँ जिस सड़क पर चलती हो उसको 4 लेन करने का है। तो क्राइटेरिया को, अर्हता को ये पूरा करता है। और इसी क्रम में उन्होंने अभी 3 बाईपास की स्वीकृति दी है, अरवल, दाऊदनगर, औरंगाबाद। 2 और स्वीकृति की प्रक्रिया में है, अम्बा और ओबरा। और फेज वाइज इस सड़क का 4 लेनिंग भी, जो मेरी बात हुई थी, मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि पहले चरण में औरंगाबाद से दाऊदनगर तक इस सड़क को 4 लेनिंग करने की बात हुई थी, फेज वाइज। और मैंने इस काम के लिए और अपने पार्टी के अगल बगल के सांसदों का भी सहयोग लिया, मैंने पलामू के सांसद का भी सहयोग लिया। और मैंने उनको, गडकरी जी को बताया कि एक ही सड़क थोड़ी दूर में 4 लेन है, थोड़ी दूर में 2 लेन है। जैसे अभी आप देखेंगे तो अगर हरिहरगंज बाईपास कुछ महीनों में पूरा हो जाता है तो हरिहरगंज के पहले से लेकर और छतरपुर के बाद तक लगभग 30 किलोमीटर में 4 लेन है। हरिहरगंज बाईपास बन जाएगा तो 30 किलोमीटर, नहीं भी है तो अभी लगभग 25 किलोमीटर। उसके आगे फिर 2 लेन है, फिर उसके इधर आइए 2 लेन है, फिर आप नौबतपुर के पार जाते हैं तो फिर दो लेन अलग अलग हैं। इस बात को मैंने रखा है गडकरी के सामने, और जब दिल्ली जाता हूँ, अभी भी जाऊँगा तो उनके सामने ज़रूर रखूँगा, ज़रूर उनसे मिलता हूँ और कहता हूँ, उनको याद दिलाता हूँ। कभी उन्होंने ना में जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सड़क 4 लेन बनेगी।